91.2 एफएम पर यह है बदलते समाज की धड़कन हेलो हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संचालित होने वाला कम्युनिटी रेडियो है और प्रोग्राम है साइबर सक्षम। और इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कि किस तरह से आज के दौर में, जैसे डिजिटल दौर आज का दौर है, तो कैसे इनमें साइबर अपराध होते हैं और उन अपराधों से हम खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं। मुख्य तौर पर जागरूकता से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं युगल पाठक, जो कि साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। तो युगल पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। जी, तो आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर, जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में बच्चे भी अपनी भूमिका रखते हैं, तो किस तरह से बच्चे इन साइबर अपराधों का शिकार होते हैं और कैसे बच्चों का हम इन साइबर अपराधों से बचाव कर सकते हैं। ख़ास तौर पर पहले हम इस विषय पर बात करेंगे और फिर शायद ये भी होगा कि आज के दौर में कई बार बच्चे भी साइबर अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, तो वो किस तरह से उन अपराधों से खुद को दूर रखें और अगर वो ऐसे अपराध कोई करते हैं तो उसका क्या नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो साइबर अपराध के रूप हैं बच्चों के लिए, वो किस तरह के होते हैं, यानी कि बच्चे किस तरह से साइबर अपराधों का शिकार होते हैं। जैसा कि आमतौर पर आजकल देखा जाता है, हमारे छोटे-छोटे बच्चे भी जो हैं इनफैक्ट बड़े बच्चे तो छोड़िए, आजकल क्योंकि कोविड ने हमें घरों के अंदर बाँध करके रख दिया था, तो इस वजह से स्कूल, कॉलेज सभी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी। ऑनलाइन चलने से अर्थ यह है कि बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में डिजिटल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स ये डिवाइस दे दिए गए थे और उसके ज़रिए उनको अपनी पढ़ाई करनी होती थी। अब चूँकि छोटे बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ तो होती नहीं है जैसे कि 3-4 साल के बच्चे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो कभी-कभी ये होता है कि जैसे साइबर अपराधी हैं, वो मान लीजिए कोई लिंक भेजते हैं छोटे बच्चों को। उन्होंने अपने माँ-बाप का फ़ोन लिया था, उन्होंने देखा नहीं, गलती से उस लिंक को दबा दिया। उस लिंक से उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। उसके अलावा छोटे-छोटे बच्चे जैसे क्लासों में होते हैं, तो कई बार उनसे अपरिचित लोग क्लासों में ही टीचर बन करके कुछ भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि बेटा अपनी टी-शर्ट उतारो, अपना ये करो, कुछ भी उनसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी करवा सकते हैं, जो कि छोटे बच्चों को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगली चीज़ ये है कि जैसे छोटे-छोटे बच्चे कई बार होते हैं, तो उनके साथ नए लोग दोस्त बन के आते हैं ऑनलाइन। जैसे ये हमारे थोड़े युवा वर्ग के बच्चों के लिए है जिनमें जैसे उनको नई-नई दोस्ती करने का उस समय शौक चढ़ा होता है। फेसबुक पे नई-नई आईडी बनाई होती है, तो एकदम से दोस्त बनाने होते हैं। तो कोई भी हैकर है, कोई भी क्रिमिनल है, वो एक अच्छा-सा मनमोहक सी प्रोफ़ाइल बना करके वहाँ पे आ जाएगा, उनसे दोस्ती कर लेगा। दोस्ती के बहाने फिर उनसे मिलने को बोलेगा, मिल कर के वो उनके साथ फ़िज़िकली भी अपराध कर सकता है। उसके अलावा वो उनसे पैसे की डिमांड भी कर सकता है कि मान लो मैं आपकी फ्रेंड हूँ या आपका फ्रेंड हूँ, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, क्या आप मुझे थोड़ा पैसा दे दोगे? बाद में मैं आपको अपने पापा से बोल के वापस कर दूँगा। तो ऐसे भी हमारे पास केस देखने में आते हैं। तो बेसिकली अगर बच्चों के अपराधों के लिए कैटेगराइज़ करें तो 3 कैटेगरीज़ बन सकती है। एक है जो हमारे इन्फैंट्स या लोअर एज के बच्चों के साथ होते हैं, किड्स के साथ। दूसरे जो हमारे यूथ के साथ होते हैं और तीसरा हमारे जो टीनेज और एडल्ट के साथ अपराध होते हैं। तो बच्चों के इन्फैंट्स के साथ होने वाले अपराधों में मेनली फाइनेंशियल फ्रॉड होता है क्योंकि माँ-बाप के अकाउंट से पैसा कट जाता है, बच्चे लिंक्स नहीं देखते हैं। दूसरा ये है कि अपने फैमिली की, अपने घर की डिटेल्स शेयर कर देना किसी भी अननोन पर्सन से, या फिर क्लासेस में एक केस आया था दिल्ली में कुछ टाइम पहले जिसमें एक छोटा बच्चा था जिसने क्लास में ही पता नहीं कैसे उसको ये चीज़ दिमाग में आई। पूरी क्लास चल रही थी, वहाँ पे सारी लड़कियाँ भी थी और मैम भी थी, तो वहाँ पे अपने लोअर क्लोथ्स उतार करके वो अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के खड़ा हो गया कैमरे के सामने। ओह माय और गॉड। टीचर ने उसको टोका भी था लेकिन वो नहीं माना। बाद में पता चला कि वो बोल रहा था कि यहाँ एक लड़की थी, मैं उसको पसंद करता था, तो मुझे चैलेंज दिया था किसी ने कि ऐसा करो, मज़ाक-मज़ाक में चैलेंज दिया होगा और उसने कर दिया। तो छोटे बच्चों में समझ की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस में आप उनके साथ बैठें क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस भी होता है। बट आप ये कर सकते हैं कि बच्चा आपका जब भी क्लास कंप्लीट करता है, एक बार उससे डिवाइस लें, चेक करें कि उसने क्या-क्या खोला था, ब्राउज़िंग हिस्ट्री एक बार चेक करें। उस वो फ़ोन में क्या ऐप्स चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, वो चेक करें। सबसे ज़्यादा खतरनाक आजकल है ऑनलाइन गेमिंग। गेमिंग ऐसी चीज़ है जो बच्चों का फ़ेवरेट
चीज़ होती है जिसके लिए आप उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कभी गेमिंग नहीं की, मैंने भी अपने एज में गेमिंग की थी, हम भी गेम खेलते थे कंप्यूटर गेम्स, और बच्चों को ज़्यादा ही शौक होता है इस चीज़ का। परंतु आजकल ऐसे गेम्स भी आ रहे हैं जो बच्चों को साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करते हैं और जो उनको फाइनेंशियल लॉस भी दे सकते हैं। जैसे कि बीच में एक गेम आया था पोकेमॉन गो, जिसमें बच्चे फ़ोन लेकर के अलग अलग जगह जा रहे थे, कई बच्चे घर से भाग गए थे। ब्लू व्हेल था, और आपका ऐसी एक शार्क करके कोई गेम था वो भी आया था। और जैसे पबजी है, पबजी की लत बहुत बुरी है। मैं ये इसलिए कहूँगा क्योंकि पबजी में क्या होता है कि बच्चा पबजी खेल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पबजी में अलग अलग वेपन्स खरीदने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है, उसको कॉइन्स की ज़रूरत होती है। तो कई बार मैंने देखा है बच्चे, फ्री फायर है, पबजी है, ऐसे कई गेम्स हैं जिनमें बच्चे पैसा डाल रहे हैं अपने माँ बाप का। माँ बाप को पता भी नहीं होता है, बच्चे उनके कार्ड से लेकर के ट्रांजैक्शन कर देते हैं छोटे छोटे, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये। और एक बार जब माँ बाप फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं वो देखते हैं कि हमारे अकाउंट से हर महीने 200-200, 300-300 रुपये गायब हो रहे हैं, और कुल मिलाकर के वो 10-15 हज़ार रुपये बन गया है। किसने गायब किया होगा? वो लोग कंप्लेंट लिखवाते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके खुद के बच्चे ही उस फ़ोन से गेम खेल रहे थे और माँ बाप को पता नहीं होता है। तो ये भी एक तरह की चीज़ है। और इसी ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी से बच्चों को कई दोस्त भी मिलते हैं। जैसे पबजी है, उसके चैन्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप तक बन चुके हैं पबजी के, जिसमें अलग अलग देशों के बच्चे भी पबजी खेलते हैं। तो बेसिकली वहाँ दो बड़े खतरे होते हैं। एक तो जो हमारे यंग बच्चे होते हैं, यंग एडल्ट जो होते हैं, उनको ड्रग्स की लत लगने की, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि ये बहुत बड़ा होक्स फैलाया जाता है कि आप अगर ड्रग लेकर के गेम खेलते हो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप ज़्यादा पॉइंट जीत पाओगे, आप ज़्यादा अच्छे से खेल पाओगे, आप कंसंट्रेट कर पाओगे। तो इस चक्कर में भी कई बच्चे लत में पड़ते हैं। दूसरा, कई बार इसमें चैलेंजेस होते हैं, डेयर्स दिए जाते हैं कि आप ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। और कई बार बच्चों को बिगाड़ा भी जाता है इस तरह से, उनको इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। पबजी के चक्कर में वो दूसरे लोग के साथ फाइनेंशियल धोखाधड़ी करते थे। तो ये सब कुछ हमारे छोटे बच्चों के साथ हो सकता है। जो हमने बातचीत करी, इस बातचीत के दौर में हम ये देख चुके हैं कि अगर माँ बाप थोड़ा निगरानी रखें या कुछ हद तक अगर अपनी तरफ से कुछ कंट्रोल रखें बच्चों पर, तो शायद कुछ हद तक बचाव इन सब चीज़ों से किया जा सकता है। देखिए, 3 मेन पॉइंट हैं। पहला तो अपने सारे डिवाइसेस में पेरेंटल कंट्रोल एक्सेस रखें। हमारे आजकल जो नए फ़ोन्स आते हैं उसमें भी पेरेंटल कंट्रोल होता है। मेरी सभी श्रोताओं से भी और जो देखने वाले हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार गूगल पे पेरेंटल कंट्रोल सर्च करें, क्या होता है उसके बारे में पढ़ें, और पढ़ करके कोई भी परिवार में पढ़ा लिखा इंसान है उसकी मदद से पेरेंटल कंट्रोल या पेरेंटल एक्सेस एक्टिवेट करवाएं। दूसरा, आपके घरों में टीवी लगे हुए हैं, टीवी भी आजकल वाईफाई से जुड़े होते हैं और स्मार्ट टीवीज़ होते हैं जिसमें बच्चे नेटफ्लिक्स हो गया, कई सीरीज़ भी एक्सेस कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, आपका वूट होता है, बहुत चीज़ें हैं। तो इनमें भी कई बार 18+ कंटेंट होता है जो कि बच्चे को अगर आपने पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट नहीं किया है तो वो सीधे टीवी में जाएगा, खोल करके देख सकता है। तो मैं कहूँगा कि अपने टीवी में भी, अगर घर में स्मार्ट टीवीज़ हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, उनमें भी पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट करें। आप जब अपने बच्चे के हाथ में वो फ़ोन देते हैं तो पेरेंटल कंट्रोल से कुछ नहीं होता है। बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर होता है, आपके फ़ोन में एक्टिवेट रहेगा। आप जैसे ही बच्चे के हाथ में फ़ोन देंगे, पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट कर देंगे, तो बच्चे को कुछ लिमिटेड सेट ऑफ ऐप्स ही दिखेंगे, उसको कुछ लिमिटेड सर्विस ही एक्सेस करने को मिलेगी, बाकी सब हिडन हो जाता है। और आप रिमोटली कहीं दूसरे फ़ोन से देख भी सकते हो क्या क्या ब्राउज कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, और कभी भी आपको उसकी एक्सेस हटानी है, आप हटा भी लो एक्सेस जी। तुरंत तो से। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जैसे अगर पेरेंटल एक्सेस अगर किसी डिवाइस पर है तो आप किसी अदर डिवाइस से भी उस डिवाइस को चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या कुछ खोला जा रहा है या क्या कुछ देखा हाँ, जा रहा है। आप पूरी बच्चे पे एक नज़र रख सकते हैं अपने, ये कह सकते हैं ऑनलाइन आप उस पर नज़र रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने बैंक अकाउंट्स रेगुलरली चेक करें, और कभी भी शॉपिंग साइट्स वगैरह के पिन हो गए, पासवर्ड हो गए, हम यूजुअली क्या करते हैं, कई बार जैसे मैं देखता हूँ लोग को एटीएम चलाना नहीं आता है, बच्चों से पैसा निकलवाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आप खुद वो ट्रांजेक्शन करें। अपने बच्चों को पिन हो गया, कार्ड के नंबर्स हो गए, या फिर उनके नेट बैंकिंग पासवर्ड ना बताएं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उन पर ट्रस्ट ना करें, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, मगर ये देखा जाता है कि अगर किसी के हाथ में ओपन एक्सेस दी जाए तो उसका वो मिसयूज़ भी कर सकते हैं, और बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है, वो नहीं तो कोई और भी उनसे उसका मिसयूज़ करवा सकता है। इसलिए ये चीज़ें अपने बच्चों के हाथ में क्रेडेंशियल पासवर्ड्स ना दें, अपने फ़ोन के पासवर्ड रेगुलरली चेंज करते रहें, ताकि आपकी एक एक्सेस मेंटेन रहे और बच्चों को भी ये पता रहे कि मेरे पिताजी रेगुलरली या मेरी मम्मी रेगुलरली फ़ोन को चेक करती हैं, ये रेगुलरली अपने पासवर्ड चेंज कर रहे हैं डिवाइसेस के, तो इनको एक्सेस है। और तीसरी चीज़ ये है, बच्चों को आप जो भी फ़ोन्स दें, कोशिश करें उन फ़ोन्स में ज़्यादा फीचर्स ना हो, कोशिश करें कि उनको आप लिमिटेड चीज़ें दें, और वो स्कूल में फ़ोन्स ना ले जाएं। कई बार बच्चे स्कूल में फ़ोन के साथ पकड़े जाते हैं, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, और बच्चों को आप डिजिटल वेलबींग की आदत दिलवाएं।
अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा डिजिटल वेलबींग क्या होता है। डिजिटल वेलबींग बेसिकली ये है कि मान लीजिए जैसे ऑनलाइन बच्चों के पढ़ने के लिए भी कई ऐप्स आते हैं, तो बच्चों को गेमिंग से शिफ्ट करके ऑनलाइन गेमिंग जो है जिसमें पढ़ने का होता है, जैसे मैथमेटिक्स के कई गेम्स आते हैं, कई साइंस के गेम्स आते हैं, क्विजेज आते हैं, सुडोकू आप बच्चों को अपने खेलने के लिए मोटिवेट करें, चेस खेलने के लिए मोटिवेट करें। ऑनलाइन वो चेस भी खेलता है तो गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि बेसिकली उसके माइंड की एक्सरसाइज होगी। ऑनलाइन सुडोकू खेलता है, गलत चीज़ नहीं है। तो आप उनको पॉजिटिव गेमिंग की तरफ भेजें देन नेगेटिव गेमिंग, जिससे बेसिकली उनको आगे लाइफ में फ़ायदा हो। जी। तो जैसे हमने बात की कि बच्चों के साथ क्या कुछ क्राइम हो सकते हैं और बच्चे ख़ास तौर पर क्या क्या कुछ क्राइम नासमझी में कर जाते हैं। और अगर बाय द वे बात की जाती है कि बच्चे क्या कुछ क्राइम साइबर वर्ल्ड में कर सकते हैं, तो वो क्या कुछ और इसके अलावा हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ तो कई केसेस हमने देखे हैं जिनमें छोटे-छोटे बच्चों ने लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों के लिए यूट्यूब ही एक साधन बचा था। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि एक तरह से आपको बना भी सकता है, और अगर आपको बिगड़ना है तो मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो उसमें पानी गर्म करने से लेकर के घर में बैठे-बैठे बॉम्ब बनाने तक की हर चीज़ है। आप यूट्यूब में देख के पानी गर्म करना भी सीख सकते हैं, आप बॉम्ब बनाना भी सीख सकते हैं। तो यूट्यूब एक भंडार है नॉलेज का, लेकिन वो नॉलेज डिस्ट्रक्टिव भी है, कंस्ट्रक्टिव भी है। अब क्या होता था कि बच्चे कई बार यूट्यूब में देखते थे, मैंने कई बच्चे अभी पुलिस स्टेशन में ही देखे हैं जो आते हैं, जिनकी एज 14 साल, 15 साल, 13 साल है, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने कुछ बड़े-बड़े क्राइम्स किए हैं, छोटे भी नहीं, कुछ बड़े-बड़े क्राइम्स। जैसे कि मान लीजिए अपने पिताजी के ही या पड़ोसी के ही अकाउंट से पैसे निकाल लिए। कुछ टाइम पहले अभी एक केस आया था जिसमें एक छोटा बच्चा था, किसी पड़ोसी के फ़ोन से फेसबुक के क्रेडेंशियल्स निकाल करके उसका फेसबुक अकाउंट पूरा टेक ओवर कर लिया। बाद में गाली-गलौज भरे मैसेजेस और गंदी-गंदी गालियाँ और धमकियाँ उसको लिख के भेज रहा था कि मैं हैकर नंबर 1 हूँ, मैं तेरा अकाउंट वापस नहीं करूँगा, मुझे इतने पैसे भेज, मुझे इतने पैसे गूगल पे कर, मुझे इतने पैसे पेटीएम कर। बाद में जब तह तक जाया गया तो पता चला वो एक 15 साल का बच्चा था जो उसके पड़ोस में रहता था, और वो अंकल बूढ़े थे तो उस पे बिलीव करते थे कि ये बच्चा छोटा बच्चा है, मैं इससे अपनी सारी चीज़ें करवाता हूँ, और वो बच्चे ने ऐसा किया। बाद में पता चला तो बच्चा वो फ्री फायर गेमिंग खेलता था, फ्री फायर गेम में पैसे लगाने के लिए बोल रहा था मेरे पास पैसे नहीं है। और आप मानेंगे नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी वो बच्चा एक ऐसी साइकोलॉजी में जी रहा था, वो पुलिस को बोल रहा था आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, पैसे तो मैं अपने लेके रहूँगा, आप मेरे पैसे नहीं रुकवा सकते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो बेसिकली एक तरह से उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो चुकी है। अब उसको आप कितना भी मारेंगे, पीटेंगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसके लिए अब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ज़रूरी है। तो इसीलिए भारत में एक तो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत कम ध्यान दिया जाता है, काउंसलिंग पे लोग फोकस नहीं करते हैं। कोई काउंसलर के पास जाता है, लोग सोचते हैं पागल हो गया है, इसको मेंटल बीमारी हो गई है। ये बहुत गंदी सोच है और इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा आज के ज़माने में, क्योंकि हम बड़े लोग भी जब डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं तो हमारे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मैंने देखा है छोटे-छोटे बच्चे आजकल क्लास में होते हैं, क्लास में जब ग्रेड्स आते हैं, मार्क्स आते हैं, तो वहाँ पे मार्क्स लगाए जाते हैं, तो कई बार बच्चे देखते हैं कि ये टॉप कर रहा है, मैं हमेशा लास्ट आ रहा हूँ। और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने देखा है कि किसी बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो बेसिकली बच्चों के अंदर भी एक फियर आता है कि मैं सबसे पिछड़ा हूँ, मैं सबसे बेकार हूँ। उसी फियर, उसी के अंदर वो बेसिकली एक साइकोलॉजी डेवलप करते हैं जिसमें फिर वो अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम में चीटिंग करना। जैसे एग्जाम में मैंने कई बार देखा है बच्चे आजकल चीटिंग करते हुए पकड़े जा रहे हैं ऑनलाइन में। आपने देखा होगा कई बार बच्चे आजकल हैं अपने माँ बाप के अकाउंट से पैसे निकाल दे रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे। वो छोटे-छोटे बच्चे पॉर्न देख रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे आपका दूसरों को गाली देना या फिर दूसरों को अब्यूज़ करना, ड्रग्स लेना। तो बच्चे एक्चुअली इन चीज़ों की तरफ एक्सपोज़ तभी होते हैं जब उनको घर से प्रॉपर पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए, उनसे एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि आजकल प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटा बच्चा फ़ोन चलाए, आप फ़ोन चलाएँ, प्राइवेसी है, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते वो क्या कर रहा है। अगर वो सब कुछ डिलीट कर दे, वो सब कुछ हाइड कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली आप उससे एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडली रिलेशन रख करके ही चीज़ों को निकलवा सकते हैं। और दूसरे क्राइम्स ऐसे देखे गए हैं कि जैसे छोटे-छोटे बच्चों ने, कई बच्चों ने यूट्यूब में देख करके हैकिंग सीखी थी। लोगों में हैकिंग सीखने का बहुत बड़ा क्रेज़ होता है, मैंने इंडिया में देखा है। जैसे मैं खुद एक एथिकल हैकर रहा था, तो मैं कहीं भी जाता था तो लोगों का एक ही सवाल होता था, "सर क्या आप फेसबुक हैक कर सकते हैं? क्या आप व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं? क्या आप इंस्टाग्राम हैक करके दे देंगे?" मुझे ये समझ नहीं आता था लोगों के अंदर हैकिंग का इतना क्रेज़ क्यों है? हैकिंग बेसिकली कुछ नहीं है, आप इल्लीगली किसी के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं जिसके अंडर आईटी एक्ट पे आपके ऊपर केस हो सकता है, मुकदमा हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं।
तो पहले तो छोटे-छोटे बच्चों के अंदर ये जो हैकिंग करूँगा, मैं बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनूँगा, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आज बच्चे बोलते हैं कि मैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, क्रिप्टो में पैसा लगाता हूँ। बच्चे क्रिप्टो करेंसी को सीख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी देती है, मगर क्रिप्टो में आप जो इल्लीगल ट्रेडिंग करते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। वो आपको जेल के पीछे पहुँचा सकता है। ये लत आजकल बच्चों को बहुत गंदी लग रही है, जिसकी वजह से बच्चे लोगों के साथ फाइनेंशियल धोखाधड़ी करना। एक केस आया था जिसमें एक बच्चे ने करीब 1.5 लाख से ऊपर रुपया किसी के अकाउंट से निकाला था। उसकी वो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा था, किसी को पता भी नहीं था। उसने फेक पेटीएम कस्टमर केयर वाला बन करके इंसान के अकाउंट से पैसा निकाला। उसके करीब 10 से 15 जीमेल अकाउंट्स मिले हैं, अलग अलग बैंक अकाउंट्स थे। आधार से अपने दोस्तों के नाम पे अकाउंट खोले थे, जिसका दोस्तों को कुछ नहीं पता था, माँ बाप को भी कुछ नहीं पता था। सारे काम दादा दादी मम्मी पापा के नाम के सिमों से हो रहे थे। तो कल को अगर केस बनता, वो लोग अंदर जाते। और करने वाला वो कुछ नहीं, छोटा सा बच्चा था जो 9th में था। और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बोलता था कि आप मुझे मत बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, मुझे मत सिखाओ। और वैसे भी आईटी एक्ट तो ये होता है, कानून ये होता है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो, मैंने गूगल करके देखा है। तो देखिए, यहाँ पे गलती ना गूगल की है, ना यूट्यूब की है, ना व्हाट्सएप की है, ना किसी की है। गलती ये है कि उन बच्चों को ये तो सिखा दिया गया कि आप डिजिटल डिवाइस यूज़ करो, उनको डिवाइस तो हाथ में दे दिया, मगर हमने कभी उनको ये तो सिखाया ही नहीं उस डिवाइस का यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली आपको अगर कोई चीज़ दी जाती है और आपको उसका यूज़ करना नहीं सिखाया जाएगा, तो आप उसका कुछ भी यूज़ कर सकते हो ना। आप इलीगल चाकू से इंसान का मर्डर भी होता है और चाकू से सब्जी भी काटी जाती है। अब वो डिफरेंस ये होता है कि आपको चाकू किस तरह यूज़ करना सिखाया गया है। तो बेसिकली यही चीज़ है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बच्चों के हाथ में डिजिटल डिवाइस देते हैं तो उन्हें ये भी सिखाएं कि कैसे उन डिवाइसेस का यूज़ किया जाना है, वो उससे क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके बेटे को बिजनेसमैन बनने का ही शौक है तो पढ़ाई करे, वो सीखे चीज़ों को। वो इंटर्नशिप कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, बट इलीगली ऐसे पैसा कमा करके वो कहीं नहीं जाएगा। कई बार माँ बाप भी उनका सपोर्ट करते हैं, मैंने देखा है। माँ बाप भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे तो बहुत सही हैं। परंतु मैं उन्हें यह बताना चाहूँगा कि उनको भी एक्चुअली यह नहीं पता है कि उनके बच्चों ने जो क्राइम किया है उसकी ग्रेविटी क्या है। लोग सोचते हैं आईटी एक्ट क्या है। आईटी एक्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके ऊपर एक आईटी एक्ट का सेक्शन लगता है, उसके साथ और सेक्शन क्लब होकर आप 2 से 3 साल आराम से जेल जा सकते हैं। और डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी खूबी होती है जो सबको जाननी चाहिए कि इसमें सबूत मिटाए नहीं जा सकते। खून के दाग आप कपड़े से पोंछ लोगे, लेकिन फेसबुक पे एक बार आईडी बन गई तो वो आपकी डिजिटल पहचान है, वो कभी नहीं मिटती है। आपने बैंक से फ्रॉड कर दिया तो आपने सर्वर को एक्सेस किया था, बैंक के पास भी उसके रिकॉर्ड्स होंगे, उसके रिकॉर्ड्स आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी होंगे, आपके टेलीकॉम वाले के पास भी उसके रिकॉर्ड्स होंगे, आपके डिवाइस में भी होंगे। आप उस पहचान को किसी भी तरह मिटा ही नहीं सकते। आप कोर्ट में 100 बार चीख करके बोलो आपने क्राइम नहीं किया है, बट आपने क्राइम किया है। तो बेसिकली मेरी सबको यही सलाह है कि छोटे छोटे बच्चे आजकल जो क्राइम्स कर रहे हैं, इनके 2 ही रीज़न हैं। एक तो उनकी साइकोलॉजिकल ड्रेनिंग हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम देखते नहीं हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन भर वो रूम्स के अंदर बंद रहते हैं, बाहर भी नहीं आते हैं, किससे बात नहीं करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी सोसाइटीज़ में, अपनी कॉलोनीज़ में आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, जिसमें कभी कभी सारे बच्चों को साथ बिठा करके पेरेंट्स उनसे बात करें। अपने ही नहीं, पड़ोस के और बच्चों को भी एक ग्रुप बना लें, जिसमें आप कभी कभी डमशडास या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ खेलें, जिसके जरिए क्या होगा ना, आपको बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं। और बच्चे कभी कभी बोल देते हैं कि ये ऐसा कर रहा था, उसने वैसा किया था, तो इससे भी आपको चीज़ें पता चलेंगी। दूसरा, अपने घर के अंदर भी कोशिश करें रात को कम से कम 1 से 2 घंटा अपने बच्चों को दें। वो अगर बैठते भी हैं तो उनके साथ लैपटॉप में बगल में बैठें, बोले बेटा आप क्या करते हो, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अगर वो कुछ गलत कर रहा होगा वो आपसे छिपा नहीं पाएगा, वो डर करके खुद ही बता देगा कि मैंने गलती से ये किया था, मैंने वो किया था। या फिर वो कर भी रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए उसको कोई दिक्कत आ रही है, कोई उसको कोई चीज़ सिखा रहा है, साइकोलॉजिकली परेशान कर रहा है, वो आपको बता देगा। तो अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखें। ऐसा ना सोचिए कि हमने उन्हें एक लैपटॉप दे करके कमरे में बिठा दिया तो वो खुद ब खुद सब कुछ कर लेंगे। उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चों पर आप ट्रस्ट करिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके बच्चों की साइकोलॉजी को कोई भी डिस्टॉर्ट कर सकता है। कोई भी उनके साथ का स्कूल का टीचर हो, या फिर उनका ट्यूशन टीचर हो, या फिर कोई दोस्त हो, कोई भी उन्हें गलत बातें सिखा सकता है। वो साइकोलॉजी को लेते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आ जाएगा फिर आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, आप उन्हें नहीं समझा सकते। इसलिए बच्चों से रेगुलर इंटरेक्शन आप करें और वो क्या कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे पूरा पूरा ध्यान दें, ताकि आपको भविष्य में अपने बच्चों की वजह से पुलिस स्टेशन पे ना जाना पड़े। ये तो बात हो गई कि किस तरह से बच्चे क्राइम करते हैं और बच्चों को कैसे हम बचा सकते हैं उन क्राइम करने से, और इसके अलावा साथ ही
कि मतलब अगर वो क्राइम कोई करते हैं इस तरह से, तो वो किस तरह से पनिशमेंट उन्हें मिलता है लॉ हुँ, के हिसाब से, हुँ, कानूनन उन्हें किस तरह से उन्हें सज़ा हो सकती है, इस बारे में सारी बातें हमने लगभग कर ली हैं। हुँ। और शायद माँ-बाप को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इनसे बचा के रखें, क्योंकि ये सारे क्राइम करने के बाद पनिशमेंट केवल बच्चे को ही नहीं, माँ-बाप को भी मिल सकता है, या फिर उन बच्चों से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उन्हें भी इवन हुँ। मिल सकता है। तो अगर बाय द वे किसी बच्चे के साथ कोई क्राइम होता है, तो उसके लिए क्या एक्ट होते हैं और किस तरह से बच्चे को हम बचा सकते हैं? देखिए, अगर किसी बच्चे के साथ क्राइम होता है तो बेसिकली वो जुवेनाइल क्राइम है। उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि आप किसी नाबालिग छोटे बच्चे के साथ क्राइम कर रहे हैं, वो एक तरह से उसको साइकोलॉजिकली नुकसान पहुँचाना है। 17 साल से कम में एक ऐसी टेंडर एज होती है जिसमें बच्चों के दिमाग में कोई भी अगर ट्रॉमा पहुँचे तो वो लाइफ़ टाइम रहता है, उनकी डेथ तक, और वो ट्रॉमा उनके डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसलिए छोटे बच्चों के साथ मैंने आम तौर पर देखा है बहुत तरह के क्राइम्स होते हैं, जैसे कई बड़े लोग होते हैं उनके साथ सेक्सुअल क्राइम्स करते हैं, सेक्सटॉर्शन होता है। छोटे-छोटे बच्चों को उठा करके कई बार किडनैप कर लिया जाता है, उनकी वीडियोज़ बना करके पोर्न साइट पे डाल दिए, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जिस पे एफबीआई से लेकर के दुनिया की इंटरपोल और सारी एजेंसीज़ बहुत सख्ती से काम कर रही हैं। तो अगर किसी छोटे बच्चे के साथ क्राइम होता है तो उसके लिए मल्टीपल एक्ट्स हैं, चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन के एक्ट्स हैं। छोटे बच्चे के साथ अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है, छोटे बच्चे के साथ अगर कोई साइकोलॉजिकल क्राइम किया जाता है, उसके लिए भी अलग से विशेष तरह से एक्ट बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक्ट्स बेसिकली नॉन बेलेबल होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो इनमें अगर आप छोटे बच्चे के साथ कोई भी क्राइम करते हैं, आप ये नहीं सोच सकते कि आप उस केस से आसानी से बच जाओगे। आप बहुत बुरी तरह फंसोगे और आपको अच्छी खासी सज़ा होगी। क्योंकि अगर आप किसी बड़े के साथ क्राइम करते हैं, वो एक तरह से टॉलरेट किया जा सकता है, छोटे बच्चों के साथ वो चीज़ टॉलरेबल नहीं होती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्राइम का पता तो तब चलेगा जब बच्चा आपको बताएगा, और रिपोर्ट भी आप तब करोगे जब आपको पता होगा क्राइम हो रहा है। छोटे बच्चों के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वह चीज़ों को एकदम से बता नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो मुँह पे सब कुछ साफ-साफ बोल देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने में ही बिज़ी रहते हैं और वो चीज़ों को एकदम से बोल नहीं पाते, वो लोगों से एकदम घुल-मिल नहीं पाते। इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप यूजुअली डायरी लिखने की आदत दिलवाएँ। पहले के ज़माने में हमने देखा था एनी बेसेंट वगैरह बड़े-बड़े लोग थे, महात्मा गांधी वगैरह बड़े-बड़े लोग ये डायरी लिखा करते थे। डायरी लिखने का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आपके अंदर एक अभिव्यक्ति की कला आती है। मतलब बेसिकली आप अगर जो बातें लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे हो, वो आप अपनी डायरी पे लिख सकते हो, और बाद में अगर आप उसको पढ़ो, तो उसको पढ़ करके आप फिर उन चीज़ों को किसी को बता सकते हो। या फिर वो डायरी कल को किसी को मिलती भी है तो उन्हें पता चलेगा कि आपके साथ क्या-क्या एक्टिविटीज़ हुई। अपने बच्चों को डायरी लिखना, पोएट्री लिखना, या फिर छोटे-छोटे कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स, जैसे उनको बोलें कि बेटा आपने दिन भर में जो कुछ किया, अपने दिन के बारे में लिखो थोड़ा-सा, रोज़ लिखो। या फिर आपने दिन भर जो किया उसके बारे में, आज आपने क्या देखा स्कूल में, क्या किया, उसके बारे में एक ड्राइंग बना दो, या छोटी-सी पोएम लिख दो। क्योंकि वो बच्चा है, वो इतना नहीं समझ पाता है कि ये हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट वो उसमें सच और ट्रू चीज़ लिखेगा, जिसके ज़रिए आपको एक तरह से आइडिया मिलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए आप घर में अगर साथ बैठे हैं फैमिली में, तो आप थोड़ा-सा डांस, गाना, हँसना, मस्ती, मज़ाक करें, और बच्चों से बोलें कि चलो एक काम करो, 2 मिनट तुम बोलोगे कि आज तुमने दिन भर में क्या किया, या आज तुमने स्कूल में क्या देखा, या फिर अपने स्कूल में कोई फ़न वाली एक्टिविटी आज हुई है तो उसके बारे में बताओ, या मैम ने तुम्हें आज क्या पढ़ाया। तो ऐसे आप बच्चे से बात करेंगे, शुरू-शुरू में वो नहीं घुल-मिलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद उसको लगेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनते हैं, मेरे पेरेंट्स को मेरी बात की फ़िक्र है। तो कल को कोई भी उनके साथ कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ करेगा, तो बच्चे बिल्कुल अपने माँ-बाप को सच-सच चीज़ बताएँगे। और फिर माँ-बाप का सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम देखते हैं, ख़ासकर लड़कों के साथ तो नहीं, लड़कियों के केस में ये देखा जाता है कि समाज में इज़्ज़त। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ करके कि इस फैक्टर को ना लाएँ। आपकी बेटी भले ही 13 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, उसके साथ क्राइम हो रहा है तो क्राइम क्राइम है। ये ना सोचिए कि अभी तो छोटी बच्ची है, बड़ी होगी तो सब भूल जाएगी। वो नहीं भूल पाएगी। 13 साल की बच्ची के साथ भी कोई क्राइम होता है तो वो ज़िंदगी भर उसके दिमाग में इम्पैक्ट देगा। तो अगर पुलिस में कंप्लेंट करनी होती है, बच्चों को पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा, कंप्लेंट आप ही को करनी पड़ेगी क्योंकि वो नाबालिग हैं। ज़रूर कंप्लेंट करें और ज़रूर उस मुजरिम को सज़ा दिलवाएँ, क्योंकि जो आपके इतने छोटे बच्चे पे निगाह डाल सकता है, वो बड़े होकर के उसके साथ कोई बड़ा क्राइम भी कर सकता है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। माँ-बाप यूजुअली क्या करते हैं, छोटे बच्चों के साथ केस होते हैं तो उनको वापस ले लेते हैं कि क्या है, छोटा बच्चा ही तो है, क्यों इतना बवाल करना है, क्यों कोर्ट जाना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा ना करें।
आपकी बेटी आपको कुछ भी बताती है, किसी ने उसे गलत जगह टच किया, उसे कोई गलत चीज़ दिखाई है, या फिर उससे कोई गलत चीज़ बोली, कोई गलत वर्ड बोला, गूगल में कुछ गलत वर्ड सर्च करवाया, उसको सीरियसली लें, क्योंकि वो आपसे नहीं बोलेगी बट उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और बच्चे कल को पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका शिकार हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैंने देखा है, लड़कियां पीएसटीडी का शिकार होती हैं, या उनको डिप्रेशन का फेज़ 1, डिप्रेशन का फेज़ 2, एंग्जाइटी में होते हैं, और वो इसीलिए रहता है। अगली चीज़, आपके बच्चों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को नोटिस करें। साइकोलॉजिकल बिहेवियर के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे आपका बच्चा अगर कभी बैठता है तो क्या वो नाखून किटकिटाता रहता है, या नींद में वो कभी दांत किटकिटाता है, या फिर नींद में वो कुछ बड़बड़ा रहा है, वो कभी बैठता है तो पैर वैर हिलाता है, या फिर मान लीजिए वो बहुत इम्पेशेंट है, वो एकदम से बैठ नहीं पा रहा है ढंग से, वो कभी उठ रहा है, कभी जा रहा है, कभी बैठ रहा है, आप उसे अपने साथ बैठने को बोलते हैं तो 10 मिनट भी आपके साथ शांति से बैठ नहीं पा रहा, आपके साथ बात नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देके बार बार भागता रहेगा, आपसे वो नज़रें मिला के बात नहीं करेगा। आप देखेंगे फ्रेंड्स अगर उसके होंगे, वो फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठेगा, वो अलग से किसी कोने में जाकर के बैठ जाएगा, वहाँ किसी डॉग के साथ बैठेगा, किसी एनिमल के साथ बैठेगा, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करेगा ज़्यादा, टीचर्स के साथ ज़्यादा नहीं घुल मिलेगा। ऐसी अगर आपके बच्चे में कोई भी चीज़ होती है, 3 चीज़ें करें। पहला तो उसके स्कूल के क्लास टीचर से मिलें, उसके प्रिंसिपल से मिलें, स्कूल में जो आया या फिर साथ वाले होते हैं उनसे पूछें कि मेरे बच्चे का बिहेवियर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ कहीं अजीब तो नहीं लग रही हैं। दूसरा, उसके साथ के खेलने वाले बच्चे, उनसे पूछें कि इसने आपको कुछ बोला था, ये ऐसा बिहेव कब से कर रहा है, क्या बिहेवियर कर रहा है, क्या क्या करता है। कई बार बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, मैंने देखा है। बेड वेटिंग एक बेसिकली कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है। बेड वेटिंग का मेन रीज़न हो सकता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, उसके दिमाग में कोई बात है जो आपको नहीं बता रहा है। कई बार बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उसका मेन रीज़न ये नहीं है कि नॉर्मल उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि वो मेंटली कहीं स्ट्रेस्ड है, कहीं प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, अपने बच्चे के साइकोलॉजिकल फीचर्स को देखें और साइकोलॉजिकल फीचर्स पर ध्यान दें, और उसके बेस पे ही एक्ट करें कि आपको कैसे एक्ट करना है। ये मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। बस इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपने बच्चों को क्राइम से बचा सकते हैं, और जैसे ही पता लगे तुरंत उस पर एक्शन करें, देरी ना करें। तो सबसे बड़ी बात जो आज की बातचीत के दौरान में हमें समझ में आई है वो ये कि जैसे घर पे माँ-बाप हैं, अगर वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएँ और अपने बच्चों के व्यवहार को नोट करें और इसके अलावा बच्चों के साथ बातचीत करें, यानी कि कम्युनिकेशन आपस में बनाए रखें, तो काफ़ी हद तक जो बच्चों के साथ होने वाले अपराध हैं या फिर बच्चे के अंदर जो अपराध प्रवृत्ति है, वो इन चीज़ों से अपना बचाव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और बात युगल पाठक, अगर आप हमारे दोस्तों से कहना चाहें तो आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अंत में, कोई भी साइबर अपराध हो तो तुरंत उसकी शिकायत करें। कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी या कोई भी आपके साथ अपराध होता है, डरे नहीं, पुलिस हमेशा आपकी सहायता करेगी, पुलिस आपको कभी परेशानी में नहीं डालेगी। इसके लिए अलग से साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो सिर्फ साइबर क्राइम से डील करते हैं, जहां आपको कोई भी नॉर्मल थाने की तरह पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है। तुरंत ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी, ऑनलाइन उस पर कार्रवाई होगी, और आपका पैसा तुरंत बचा लिया जाएगा। इसीलिए कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी या कोई भी क्राइम होने पर सबसे पहले 1930 डायल करें। अगर आप नहीं डायल कर पा रहे हैं या उस नंबर पे आपकी बात नहीं हो पा रही है, ये बता दो कि 1930 सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, जो टोल फ्री नंबर है, मुफ्त है। आप उस पर कॉल करेंगे तो आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। स्टेट सिलेक्ट करते ही आप वहाँ पे अपनी पूरी बात बताएं। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्राप्त होगा। उस व्हाट्सएप पे जो मैसेज आएगा उसमें आपको अपनी डिटेल्स भर के देनी होती हैं, जिसके बाद आपकी कंप्लेंट एक दर्ज कर ली जाती है। वो कंप्लेंट के बाद आपको एक फॉर्म का लिंक मिलता है। 24 घंटे के अंदर आप उस फॉर्म को भरेंगे तो आपकी कंप्लेंट परमानेंटली दर्ज हो जाएगी, और आपके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन या साइबर सेल है वहाँ वो चली जाती है, जहाँ से आपको कॉल आ जाएगा इसके रिगार्डिंग। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है उस पर जाकर के भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा, आप अपने किसी भी नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाकर के भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गोपनीय केस है या फिर कोई लड़की है जिसको कोई परेशान कर रहा है और वो अपना नाम नहीं देना चाहती है, उसे डर है कि मेरा नाम देने में ये मुझे दिक्कत कर सकता है, तो इसके लिए एनोनिमस कंप्लेंट करने का भी ऑप्शन है, जिसमें आप cybercrime.gov.in पे जाएंगे तो वहां पे एनोनिमस कंप्लेंट यानी बिना नाम की आप गोपनीय शिकायत भी दे सकते हैं। प्लस लड़कियों के लिए स्पेशल वहां पे सेल बनाया गया है जिसमें लड़कियों के सेक्सुअल क्राइम्स और छोटे बच्चों के साथ होने वाले चाइल्ड ऑफेंसेस के लिए भी केस दिए जाते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती है, तुरंत आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। और चाइल्ड केयर सेल डिफरेंट बनाए गए हैं जो उस पर एक्ट करते हैं। वहाँ पे आपको नॉर्मल पुलिस थानों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने आपको सारे हथियार दे रखे हैं। इसके अलावा साइबर दोस्त के पेज,
को फॉलो करें, साइबर दोस्त के हैंडल को फॉलो करें, उत्तराखंड पुलिस के पेज को फॉलो करें और उत्तराखंड पुलिस के भी आप वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को बचाने के तरीके देख सकते हैं। जी, तो युगल पाठक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे दोस्तों से ये सारी बातें करने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।